हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सी पिंकी अग्रवाल। आज मैं जीएसटी रिटर्न में बहुत बड़े चेंज होने जा रहा है उसके बारे में बताने जा रही हूँ, जो है आईएमएस। आईएमएस क्या है? ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं इसको अपने पीपीटी के थ्रू आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये आईएमएस होता क्या है। आईएमएस सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आईएमएस लॉन्च कब हो रहा है। आईएमएस 1 अक्टूबर 2024 से लॉन्च हो रहा है और टैक्स पेयर को इसकी अवेलेबिलिटी 14 अक्टूबर 2024 से होगी। आईएमएस का एम क्या है, क्यों बनाया गया? आईएमएस का एम है एक्यूरेसी, जीएसटी रिपोर्टिंग में एक्यूरेसी लाना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। अब इससे किसको बेनिफिट होने वाला है? सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसको रिसिपेंट को होने वाला है। आईएमएस अलाउज रिसिपेंट टू मैनेज इनवॉइसेस रिपोर्टेड बाय वेंडर्स इन जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में जो भी वेंडर इनवॉइस दिखाता है, रिसिपेंट उसके रिगार्डिंग एक्शंस ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, पेंडिंग कर सकता है, या फिर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। यदि रिसिपेंट एक्सेप्ट करता है तो आईटीसी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट करता है तो आईटीसी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और यदि वो पेंडिंग करता है तो वो फ्यूचर मंथ्स में आईटीसी उसका रिफ्लेक्ट होगा। और यदि कोई भी एक्शन नहीं लेता है तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा। आईएमएस को अब कैसे पोर्टल पर चेक करेंगे? सबसे पहले पोर्टल पर डैशबोर्ड पर जाएंगे, फिर उसके बाद सर्विसेज पर, फिर रिटर्न्स पर और देन आईएमएस पर। अब कौन कौन आईएमएस को चेक कर सकता है? आईएमएस सप्लायर भी चेक कर सकता है, आईएमएस रिसिपेंट भी चेक कर सकता है। सप्लायर चेक कर सकता है कि उसके रिसिपेंट ने उसके इनवॉइस के रिगार्डिंग क्या क्या एक्शंस लिए हैं। और रिसिपेंट का तो भी मैंने आपको प्रीवियस में बताया ही है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, पेंडिंग कर सकता है, या कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो आईएमएस में क्या क्या रिफ्लेक्ट नहीं होगा? आईएमएस में आरसीएम से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और जो भी आईटीसी इनवॉइस, जिन जिन इनवॉइसेस पर आईटीसी जीएसटी एक्ट में पॉज में और 16 सबसेक्शन 4 में अलाउड नहीं है, वो भी आईएमएस में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अब जो भी आईएमएस में इनवॉइसेस आते हैं, क्या वो अमेंडमेंट और करेक्शन होंगी? तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होंगे? यस, जीएसटीआर 1 को फाइल करने से पहले आप अपने इनवॉइसेस में अमेंडमेंट और करेक्शन कर सकते हैं। जो भी आपने करेक्शन या अमेंडमेंट करी है वो ओरिजिनल इनवॉइस में रिप्लेस हो जाएगा। अमेंडेड इनवॉइस विल रिप्लेस द original invoice irrespective of the action taken by the recipient on original invoice। रिसिपेंट ने चाहे ओरिजिनल इनवॉइस को आपके रिजेक्ट किया हो, पेंडिंग किया हो, या एक्शन नहीं लिया हो, या एक्सेप्ट किया हो, कोई भी एक्शन लिया हो, और वेंडर अपने जीएसटीआर 1 में यदि कोई भी चेंज करता है या अमेंडमेंट करता है तो वो ओरिजिनल इनवॉइस को रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट आता है, या जीएसटीआर 1 की फाइलिंग से बाद हमें याद आता है कि मेरे इनवॉइस में कोई वेंडर को याद आता है अमेंडमेंट है या करेक्शन है, तो वो 1A के थ्रू उस अमेंडमेंट या करेक्शंस को कर सकता है। अब वो कैसे करेगा? वो उसका आईटीसी, जो भी आपकी करेक्शन हुई है उसका आईटीसी आपका जीएसटीआर 2B में कब रिफ्लेक्ट करेगा? सब्सिक्वेंट मंथ में रिफ्लेक्ट करेगा। अब कौन सा एक्शन कब लिया जा सकता है या कब तक लिया जा सकता है? अब ये हमारी सबसे पहले जो भी जीएसटीआर 1 में आपने जो भी एक्शन लिया है उसको आईटीसी को चेक करने के लिए एक ड्राफ्ट जीएसटीआर 2B होगी। ड्राफ्ट जीएसटीआर 2B से आपको आईटीसी का पता लगेगा किन किन इनवॉइसेस पर आपको आईटीसी मिला है, जो आपको 14th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ रिसीव होगी। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमने ड्राफ्ट जीएसटीआर 2B अपलोड कर ली, क्या हम उसके बाद कोई भी एक्शन ले सकते हैं? यस, आप कोई भी एक्शन ड्राफ्ट जीएसटीआर 2B के बाद ले सकते हो। कब तक ले सकते हैं? अप टू फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B। ये याद रखना जरूरी है कि जीएसटीआर 3B फाइल करने के बाद कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने ड्राफ्ट 2B के बाद जो भी एक्शन लिया है, क्या जीएसटीआर 2B रिकम्प्यूट की जा सकती है? यस, आप दोबारा जीएसटीआर 2B को रिकम्प्यूट कर सकते हैं और आईटीसी को चेक कर सकते हैं।
अब जो भी आपने इनवॉइस रखी है, कितना आईएमएस में रिफ्लेक्ट किया है, इसको अपने पास कैसे सेव करेंगे, उसके लिए आईएमएस ने एक्सेल डाउनलोड फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराई है, जिसके थ्रू आप एक्सेल में अपलोड करके उसको सेव कर सकते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया आईएमएस में ऑप्शंस होते हैं एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का, पेंडिंग इनवॉइस का। तो अब कौन कौन से इनवॉइस को पेंडिंग एक्शन किन किन इनवॉइस पर अलाउड नहीं करता। ओरिजिनल क्रेडिट नोट कभी भी पेंडिंग एक्शंस में नहीं रह सकते। सेकंड, यदि क्रेडिट नोट अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट, पहले ओरिजिनल क्रेडिट नोट पर आपने कोई भी एक्शन लिया था, या तो उसे रिजेक्ट किया था या उसे एक्सेप्ट किया था, उसका यदि कोई अपवर्ड अमेंडमेंट है तो उसको आप पेंडिंग में नहीं डालेंगे। आप उसको अपने सप्लायर से बात करके या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। थर्ड आता है, यदि ओरिजिनल इनवॉइस क्रेडिट नोट, जो ओरिजिनल क्रेडिट नोट है पहले रिसिपिएंट ने रिजेक्ट किया है, फिर उसके बाद कोई डाउनवर्ड अमेंडमेंट उसने करी है वेंडर ने, तो वो आप उसको क्रेडिट नोट को पेंडिंग एक्शंस में नहीं डाल सकते। फोर्थ पॉइंट आता है ओरिजिनल इनवॉइस या डेबिट नोट। ओरिजिनल इनवॉइस या डेबिट नोट जो कि आपने एक्सेप्ट किए थे और 3B में फाइल किए थे, उनका डाउनवर्ड अमेंडमेंट्स आपको पेंडिंग एक्शंस में नहीं ले सकते। पहले ये मैकेनिज्म नहीं था बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, जिसमें ये था कि इनवॉइस अकाउंटेंट को ये प्रॉब्लम आने वाली है कि इनवॉइस उसके पास अभी 10 हैं लेकिन आईएमएस में 50 बिल शो हो रहे हैं। वो इस वजह से कि दूसरी साइड से अभी अकाउंटेंट के पास इनवॉइस नहीं आए हैं, तो अपने इन हाउस आपको एक मैकेनिज्म तैयार करना होगा ताकि आईएमएस पे एक्सेप्ट, रिजेक्ट या कोई भी एक्शन लेने से पहले आपके पास वो इनवॉइस अवेलेबल हो। अदरवाइज़ फिर आपको ऑप्शन वही आता है कि आप पेंडिंग करें। पेंडिंग करेंगे तो आपको पता है कि आईटीसी आपको उस मंथ में GSTR2 में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो अब ज़रूरत है कि आप इनवॉइस के रिगार्डिंग भी अपना इन हाउस मैकेनिज्म तैयार करें ताकि प्रॉपर तरीके से आईटीसी ले सके। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।